इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एनईपी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, ठीक है, एनईपी से पहले क्या होता था, उस पर कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, इसी को ही बोलते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। ठीक, अब इसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन है? जैसे नंबर 1, प्रायर टू 1991, अगर देखा जाए तो 1991 में क्या था? गवर्नमेंट हैड imposed several type of control on private enterprise in the domestic economy। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? कई तरीके के कंट्रोल्स थे उसके प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी थे, उसकी कई जो एक्टिविटीज़ थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। जैसे दीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल करती थी? जैसे इंडस्ट्रियल की लाइसेंसिंग सिस्टम जो था वो, प्राइस कंट्रोल या फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, import license, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज। तो ये सब किसके कंट्रोल में हुआ करता था? ये सब था गवर्नमेंट के कंट्रोल में 1991 से पहले। सेकंड क्या है? इज वॉज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्ट कमिंग्स हैड इमर्ज्ड इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दीज कंट्रोल। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्सपीरियंस किया कि ये जो कंट्रोल हैं गवर्नमेंट के इकोनॉमी में, इसकी वजह से क्या है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। ठीक, दीज कंट्रोल्स हैज गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या होने लगा? करप्शन बढ़ने लगा, जो काम है वो ड्यू डेट पे कंप्लीट नहीं होने लगा। ठीक है, और इनएफिशिएंसी भी निकल के सामने आने लगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह फोर्थ है हमारा, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू बिगिन। जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की, वो क्या होने लगी? एकदम ही से गिरने लगी, और जो हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होने लगा? सामने आ गया एकदम ही से। इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज कंसिडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ एनईपी। तो ये जो फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर इनको ध्यान में रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिबरलाइजेशन है इकोनॉमी का, इसको हम की कंपोनेंट बोल सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। ग्रेटर रिलायंस वॉज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस रेदर देन चेक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? मार्केट फोर्सेस जितनी थी उन सबको फ्री कर दिया कि वो अब कोई भी काम अपने कंट्रोल से कर सकती हैं। ठीक है, तो इस ना कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधा। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर दैट हैड अचीव्ड रैपिड ग्रोथ ड्यू टू लिबरलाइजेशन वर कंसिडर्ड एज वर्थी ऑफ इमल्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर में क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, इसके बारे में भी समझते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म।
Liberalization virtually implied deregulation of industrial sector of the economy. लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इकोनॉमी का वो क्या होने लगा, अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगा. नंबर 1 जैसे abolition of industrial licensing. In July 1991, a new industrial policy was announced. It abolished the requirement of licensing except for the following 5 industries. 1991 जुलाई में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी लॉन्च की जिसमें क्या हो गया कि अब बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी. केवल 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के. इसमें कौन कौन सी थी, जैसे लिकर इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स. ठीक, तो ये जो 5 इंडस्ट्रीज थी, इनके अलावा अगर कोई भी इंडस्ट्री अपना वर्क चालू करना चाहती है तो उसके लिए उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़नी थी. कब से, आफ्टर जुलाई 1991. क्लियर है. सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8. In 2010-11, the number of these industries was reduced merely to 2, जैसे atomic energy and railways. जब न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी लॉन्च हुई तो उस टाइम क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज रिजर्व कर रखी थी पब्लिक सेक्टर के लिए, अब किसने, गवर्नमेंट ने, अब उसमें क्या आई, कमी आई. कितनी आई कमी, 17 से 8 रह गई आफ्टर 1991 से 2010-11 तक. मींस जो 20 साल के अंदर 17 से कम होके कहाँ पे आ गई, 8 पे आ गई. और अब 2010-11 के बाद वो कम होके कितनी हो गई, केवल 2 रह गई, जिसमें क्या है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, जो कि अभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. हालांकि अब अगर करंट में देखा जाए तो रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है. क्लियर है. थर्ड पॉइंट है हमारा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. Many production areas which earlier was reserved for SSI were de-reserved. अब कई सारे एरियाज गवर्नमेंट ने क्या रखे थे 1991 से पहले को स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करे हुए थे गवर्नमेंट ने. ठीक है. ठीक, फोर्सेस ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उन रिजर्व्स को क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया. मींस जो उसने रिजर्व कर रखी थी अब उसको वैकेंट कर दिया. ठीक है. तो जो भी मार्केट फोर्सेस थी अब उनको ये अलाउ कर दिया कि वो अपने हिसाब से अपने लिए रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं, रेदर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. किसकी जगह पे, कि जब गवर्नमेंट खुद ही उनको रिसोर्सेज कहती थी कि आप यहाँ पे ये काम करेंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं करेंगे. ठीक, इसकी जगह पे क्या हो गया, अब आप ये काम कहीं भी कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग. पहले क्या था, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती थी किसी एक इंडस्ट्री की वो लाइसेंस पे डिपेंड करती थी. अगर लाइसेंस में जितना आप मैक्सिमम आपका नंबर लिखा हुआ है आप उतना ही प्रोडक्शन कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे. नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेशन. अब जब हमें लाइसेंसिंग से ही फ्रीडम मिल गई है, उससे क्या हुआ कि हमें जो कॉन्ट्रेंट्स थे कैपेसिटी के उससे भी हमें फ्रीडम मिल गई, या जो कैपेसिटी कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस में लिखा होता था उससे अब हमें फ्रीडम मिल गई. What to produce and how much produce was now a matter of producer's choice depending on market condition. अब क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है ये अब किस पर डिपेंड हो गया, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर डिपेंड हो गया कि वो कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं. और ये किस पर डिपेंड हो गया, मार्केट
कंडीशंस पे डिपेंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स के लिए क्या फ्रीडम होनी चाहिए? Liberalization also implied freedom for industrialists to import capital goods with a view to upgrading their technology. क्लियर है? लिबरलाइजेशन से क्या इम्प्लाइड हुआ? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अब अपने लिए किसी भी कैपिटल गुड्स का क्या कर सकते थे? इंपोर्ट कर सकते थे। इसके लिए अब वो फ्री थे विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। और किस पर्पज से? अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब किसी बिजनेसमैन को कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होती है किसी दूसरी कंट्री से, अब उसके लिए उसको किसी भी तरीके की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आता है एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। क्लियर है? इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। इंडिया में क्या होता है? जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करती है। क्लियर है? लिबरलाइजेशन implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator, ठीक, of a financial sector। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? जो आरबीआई का रोल था उसमें भी कुछ चेंजमेंट हुए। अब वो रेगुलेटर की जगह क्या हो गई? फैसिलिटेटर हो गई। ठीक है, एज अ रेगुलेटर द आरबीआई would itself fix interest rate structure for the commercial bank। अगर एज अ रेगुलेटर देखा जाए तो आरबीआई का काम क्या था? वो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए क्या करती थी? इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर खुद ही फिक्स करती थी। बट एज अ फैसिलिटेटर आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ? एज अ फैसिलिटेटर जब उसको आरबीआई को बना दिया तो आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज एंड लीव इट टू द कॉमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई ने क्या किया? अब वो केवल मार्केट में जो मार्केट फोर्सेस थी उनका फ्री प्ले करने के लिए ही थी और उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर छोड़ दी? कॉमर्शियल बैंक्स पे छोड़ दी कि अब वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जो है उसको बना सकते हैं। नाउ कंपटीशन रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ कंपटीशन जो था, रूल्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब किस पे आ गया? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे क्या आ गया? कंपटीशन आ गया। ठीक है, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। अब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या हुआ कि जो प्राइवेट बैंकर्स थे वो क्या हो गए? बढ़ने लगे। ठीक, दोनों ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में ही इन इंडियन बैंकिंग industry. Liberalization has also allowed FII to invest in Indian financial markets। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे उनको भी इनविटेशन मिलने लगा या इनवाइट किया गया कि अब आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस financial sector in India has shown a multi-dimensional growth and is playing a significant role in the growth and development of the economy। अब इससे क्या रिजल्ट रहा? हमने ये देखा कि ये जो चेंजेस हुए इनसे क्या हुआ? जो फाइनेंशियल सेक्टर था इंडिया का इसमें चौतरफा जिसे बोल सकते हैं हम लोग ग्रोथ हुई। ठीक है, और
ये चेंजेस ने क्या एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिस्कल रिफॉर्म। ठीक, फिस्कल रिफॉर्म रिलेट्स टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिस्कल रिफॉर्म होता है किससे रिलेट होता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है गवर्नमेंट के। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म। जो टैक्स स्लैब जो बनती है, ठीक है, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है फिस्कल रिफॉर्म का। जैसे ब्रॉडली टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जिनका बर्डन दूसरों पर नहीं डाला जा सकता है, ऐसे टैक्सेस को क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। क्लियर है, वन हु पेज सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर्स द बर्डन ऑफ इट। और जिसके ऊपर ये टैक्स लगा होता है उसको खुद ही पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। मीन्स ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे टैक्सेस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जैसे इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी या गुड्स या सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब हम दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वन हु पेज सच ए टैक्स, ठीक, can shift the burden of this tax onto the final buyer of the goods by adding the tax amount on the basic price of the goods sold। अब इस टैक्स को किस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों को, कि जो भी सामान हम सेल कर रहे हैं या जो बायर है हमारे गुड्स या सर्विस का, उस जो गुड्स या सर्विस की जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट में ही ये टैक्स अमाउंट ऐड करके हम उस पर शिफ्ट कर देते हैं। Prior to liberalization, tax structure in the country has been highly complex and evasive। लिबरलाइजेशन के पहले क्या था, ये जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो काफ़ी क्या था, कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेड टैक्सेस। ठीक, केवल हैवी बर्डन के डर से आदमी क्या करता था, टैक्स पे नहीं करता था। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेट। अब क्या हुआ, जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको क्या कर दिया, एकदम सिंपल कर दिया और छोटा कर दिया। दिस हैज रेज टैक्स कॉम्प्लाइंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, जो टैक्स जो था वो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आना चालू हो गया। क्लियर है ये सबको। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको करना ही है कि जो भी आपने अभी पढ़ा उसको अच्छे से समझें, ठीक है, और जो वर्कशीट में दे रहा हूँ उसको सॉल्व करें अच्छे से। क्लियर है।